guys, myself Jagdish Manotkar. Welcome on our LLB Katta YouTube channel. If you are newcomer on this YouTube channel, please subscribe it, share to your friends, press the bell icon, like and comments on this video. आज हम पढ़ेंगे LLB थर्ड सेम का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटेरोगेटरीज ये LLB थर्ड सेम का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और श्री नाथमल गोयनका लॉ कॉलेज के रिटर्न असाइनमेंट में ये टॉपिक हमको पूछा गया है। ओके, तो इंट्रोगेटरीज मतलब क्या होता है ये सिंपली हम यहाँ पे उसका मीनिंग हम पढ़ेंगे। इंट्रोगेटरीज डिटेल एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इसका मीनिंग क्या होता है इंट्रोगेटरी का, वो अभी हम पढ़ेंगे। इंट्रोगेटरीज आर अ सेट ऑफ द रिटर्न क्वेश्चन सेंड बाय द वन पार्टी टू अनदर पार्टी इन अ सिविल सूट फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स रिलेवेंट टू द केस। सो इंट्रोगेटरी मतलब क्या होता है, एक प्रकार का रिटर्न क्वेश्चन रहते हैं, एक प्रकार के सवाल जवाब रहते हैं जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को पूछती है। और कौन से केस में? ज्यादातर सिविल सूट में। क्रिमिनल केस में एक पार्टी दूसरे पार्टी को पूछ नहीं सकती। क्यों नहीं पूछ सकती? क्योंकि दोनों के भी दिमाग में गुस्सा भरा हुआ रहता है ना। अगर मर्डर होगा किसी व्यक्ति का, ए ने बी का अगर मर्डर किया तो ए बी को बी के रिलेटिव्स को नहीं पूछ सकता सवाल, या बी ए के रिलेटिव्स को सवाल जवाब नहीं पूछ सकती है ना। क्योंकि दोनों भी पार्टियों के अंदर क्या हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण और दुश्मनी होने के कारण वो एक दूसरे को बात नहीं कर सकते। लेकिन सिविल सूट है, प्रॉपर्टी का दावा है या डाइवोर्स का सूट है या आपका क्या बोलते हैं कस्टडी का सूट है, तो इस सूट में एक पार्टी दूसरे पार्टी को क्या कर सकती है, सवाल जवाब पूछ सकती है। तो इंट्रोगेटरीज मतलब क्या होता है, प्रश्नावली, चौकसी, सूची, जिसमें हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं एक दूसरे पार्टी के साथ। ज्यादातर ये सिविल सूट में रहता है। अब ये जो क्वेश्चन जो किसके लिए रहते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू द केस। सो केस से रिलेटेड जानकारी के लिए और केस से रिलेटेड फैक्ट्स के लिए ये इंफॉर्मेशन और ये क्वेश्चंस एक दूसरे को पूछना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये दावा करता है बी पार्टी पे कि बी की जो प्रॉपर्टी हो ए की है, ये ने बी के ऊपर दावा डाला कि भाई तेरी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम की है। तो बी बोलेगा कैसे तुम्हारे नाम की, तो ये बोलेगा कि भाई इस प्रॉपर्टी के सभी डॉक्यूमेंट मेरे नाम पे है। तो इस तरह से वो दोनों भी पार्टी क्या कर सकती है एक दूसरे को क्वेश्चंस एंड आंसरिंग कर सकती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटरीज। लेकिन ये कौन से मैटर में रहता है, सिविल मैटर में। ठीक है, they are part of the discovery processes under the civil procedure meant to save the time and avoid the surprise at trial। तो इसका जो पर्पज है, ये पर्पज बहुत ही सीधा पर्पज है। डिस्कवरी प्रोसेस मतलब खोजने के लिए, कोई भी डिस्प्यूट हुआ है तो डिस्प्यूट क्यों हुआ है, डिस्प्यूट में क्या रीजन है, डिस्प्यूट किसके कारण हुआ है, इस प्रकार के जो सवाल जवाब है ये डिस्कवरी प्रोसेस में मदद करते हैं। मतलब खोजने में मदद करती कि भाई इसका रीजन क्या है दोनों के बीच में। अंडर द सिविल प्रोसीजर मेंट टू सेव द टाइम एंड अवॉइड द सरप्राइज एट ट्रायल। और इसके कारण क्या होता है, टाइम बचता है, उसके साथ साथ अवॉइड द सरप्राइज एट ट्रायल, एक दूसरे को क्या हो जाता है, अवॉइड द सरप्राइज एट ट्रायल। मतलब जब ट्रायल पे केस आती है तो एक दूसरे को सरप्राइज नहीं होता इसके कारण कि भाई मुझे मालूम ही नहीं था, इसने मुझे पता ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार के वो रीजन नहीं बता सकते। इसके लिए इंट्रोगेशन बहुत जरूरी है दोनों भी पार्टियों के बीच में। ठीक है, इसके कारण टाइम बचता है और सरप्राइज अवॉइड हो जाता है इसके कारण। ठीक है, लीगल प्रोविजन कौन सी, इसको इंट्रोगेटरीज आर द डील्ड विद द अंडर, कौन से ऑर्डर के अंदर ये इंट्रोगेटरीज करना जरूरी है। ऑर्डर 11 के तहत रूल्स 1 to 11 ऑफ द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर 1908 सीपीसी। तो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर 11 रूल्स 1 to 11 में ये सवाल जवाब या इंट्रोगेटरीज हम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। पर्पस क्या है, द मेन पर्पज ऑफ द इंट्रोगेटरीज इज टू, सबसे बड़ा जो मेन पर्पज है, उद्देश्य क्या है, ऑब्टेन द एडमिशंस और डिनाइल्स ऑफ द फैक्ट्स। ऑब्टेन द एडमिशंस और डिनाइल ऑफ द फैक्ट्स मतलब जो फैक्ट्स है वो आपको एडमिन है
मतलब आपको मान्य है या डिनायल है या आपको अमान्य है। जैसे कि ए बी को पूछता है कि जो 7/12 है वो किसके नाम पे है, तो बी बोलेगा ए के नाम पे है। तो इसके कारण क्या होगा, वो सवाल जवाब में उसने बोल दिया कि भाई ये ए नाम पे है, तो फिर बी उसके ऊपर दावा डाल सकता है क्या प्रॉपर्टी का? नहीं, तो फिर वो जो केस है वो रिजेक्ट हो जाएगी, है ना। तो ये किसके लिए जरूरी है कि ऑब्टेन एडमिशन और डिनाइल ऑफ द फैक्ट्स, मतलब कोई चीजें मान्य है या कोई चीजें अमान्य है, ये जानने के लिए ये इंट्रोगेटरी सॉरी इंट्रोगेशन बहुत जरूरी है। कोई तो आया, उसको ले लेंगे पहले। हाँ, है ना। तो ये इंट्रोगेशन क्यों जरूरी है कि एक दूसरे को हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं। इसके लिए इंट्रोगेशन बहुत जरूरी है। ओके। हेलो डोंगरे साहब, नमस्कार, गुड इवनिंग। हाँ, तो ये आज हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन मतलब क्या होता है, प्रश्नावली, एक दूसरे को सवाल जवाब पूछना। दोनों भी पार्टी मतलब डिफेंडेंट प्लेंटिफ को पूछ सकती है, प्लेंटिफ डिफेंडेंट को पूछ सकती है। तो एक दूसरे को जो सवाल जवाब पूछे जाते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेशन। इसका जो उद्देश्य क्या रहता है, पर्पस ऑब्टेन द एडमिशन और डिनाइल ऑफ द फैक्ट्स, कि जो फैक्ट्स हमको मान्य है तो एडमिन, अगर अमान्य है तो डिनाइल। कोर्ट आपको पूछता है कि भाई आपको इस इन्होंने जो सवाल आपके ऊपर किए तो सवाल का जवाब आपको पास है क्या, तो आप बोलते हैं हाँ। तो प्लेंटिफ ने जो आपके ऊपर आरोप किए वो आपको मान्य है क्या, तो बोलते हैं हाँ। तो एडमिन होने के बाद वो मान्य कर सकता है। अगर डिनाइल, अगर आपको अमान्य है तो आप डिनाई भी कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी आरोप आपके ऊपर अगर लगाया तो उसको एडमिट या डिनाइल भी कर सकते हैं। इसके लिए इंट्रोगेशन बहुत जरूरी है। दूसरा पर्पस क्या है, क्लेरिफाई मैटर इन डिस्प्यूट्स। कोई भी प्रकरण अगर होगा, कोई भी वाद अगर होगा तो उसका क्लेरिफाई मैटर करने के लिए, भाई मेरा क्लियर ये कहना है कि आगे वाली पार्टी का मेरे प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं है। तो ये क्लेरिफाई मैटर, ये इंट्रोगेशन के कारण क्या होता है, जो मैटर है वो क्लैरिफाई हो जाती है, बराबर है। उसके बाद save the expense and delay of the save the expense and delay of proving the facts at trial। तो इसके कारण एक चीज बहुत जरूरी है कि एक्सपेंस बच जाता है। एक्सपेंस मतलब क्या होता है मालूम है आपको, खर्चा बच जाता है। जैसे कि ए ने बी को बोला कि भाई ये प्रॉपर्टी अभी मेरे नाम पे है तो तेरा कोई यहाँ पे अधिकार नहीं है। तो फिर बी को मालूम हो गया उसकी गलती क्या है, तो उसने आरोप जो किए थे वो झूठे निकले। तो इसके कारण उसका टाइम बचा, वो मैटर वहां पे क्या हो जाता है, डिसमिस हो जाता है। और फिर वो एक्सपेंसेस बच जाते हैं, मतलब खर्चे से बच जाता है, आगे वाले खर्चे से। उसके साथ साथ डिले ऑफ द प्रूविंग फैक्ट्स एट द ट्रायल, मतलब कोई भी चीज अगर आपको डिले ऑफ द प्रूविंग फैक्ट्स एट ट्रायल, अगर कोई भी चीज सही है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। अब प्रूव करने के लिए अगर इंट्रोगेशन नहीं है तो क्या होता, फिर मैटर डिले हो जाता है, मतलब देर से हो जाता है ना। ऑर्डर देर से निकलती है, हियरिंग देर से निकलती है। तो इसके लिए ये इंट्रोगेशन बहुत जरूरी है ताकि आपका खर्चा बच सके और आपको प्रूव करने में डिले न हो। आपके जो आरोप है आगे वाली पार्टी पे, तो वो प्रूव करने में डिले ना लगे, इसके लिए बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ नैरो डाउन द रियल इश्यूज बिटवीन द पार्टी, दोनों भी पार्टियों के बीच में कौन सा रियल इशू है, नैरो डाउन द रियल इशू कि ये हस्बैंड और वाइफ में क्या इशू है, मतलब किसके कारण दोनों के बीच में झगड़े हो गए। तो ये क्लियरिफाई करने के लिए इंट्रोगेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद में हु कैन एडमिनिस्टर इंट्रोगेशन, कौन कर सकता है एडमिनिस्टर इंट्रोगेशन, मतलब सवाल जवाब कौन पूछ सकता है। आइदर प्लेंटिफ और डिपेंडेंट में डिलीवर इंट्रोगेटरीज टू द अपोजिट पार्टी विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के परमिशन से, मतलब कोर्ट को आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मुझे इस केस में मेरे जो डिफेंडेंट है उसको मुझे क्वेश्चन पूछने हैं। उसी प्रकार से डिफेंडेंट भी बोल सकता है कोर्ट के परमिशन से कि भाई परमिशन लेके कि भाई मुझे भी
प्लेंटिफ को कुछ सवाल जवाब पूछने की है, तो दोनों भी पार्टियों को इंट्रोगेशन होने के बाद फिर वो ऑर्डर हो जाती है। तो कौन कर सकता है एडमिनिस्टर इंट्रोगेटरीज? प्लेंटिफ या डिफेंडर, दोनों भी पार्टी कर सकती है। और ये किसके परमिशन से होता है? अपोजिट पार्टी, सॉरी, प्लेंटिफ और डिपेंडेंट में डिलीवर इंट्रोगेटर्स टू द अपोजिट पार्टी विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो जो अपोजिट पार्टी है, मतलब डिफेंडेंट है, प्लेंटिफ है, इसके साथ साथ कोई दूसरी अपोजिट पार्टी है, मतलब उसमें आपके ये होंगे एविडेंस होंगे, या आपके कोई क्या बोलते हैं उसको, पंच अगर होंगे, है ना, उसके साथ साथ दूसरे कोई भी अगर अदर पार्टी है, अपोजिट पार्टी, जैसे कि पुलिस ऑफिसर भी है, ए और बी में डिस्प्यूट है, लेकिन उसके अंदर जो साक्षीदार है या उसके अंदर जो आई विटनेस है, तो आई विटनेस है सी, तो ये बी, दोनों भी पार्टी कोर्ट के परमिशन से सी को सवाल जवाब पूछ सकते हैं। ए और बी दोनों को एक दूसरे को तो सवाल जवाब पूछ ही सकते, लेकिन उसके साथ साथ जो अपोजिट पार्टी, जैसे कि उसमें विटनेस हो गया, ए ने बी का मर्डर करते हुए देखा, सॉरी, ए ने बी का मर्डर किया, लेकिन मर्डर करते हुए सी ने देखा, तो सी क्या होगा? ऑपोजिट पार्टी। तो ए ने बी का मर्डर किया, तो ए बोलेगा कि भाई मैंने मर्डर किया, तो तू कहाँ पे था? वो बोलेगा मैं लोकेशन पे था। तो लोकेशन मतलब कहाँ पे था, कौन से एरिया में था, तेरे पास शर्ट कपड़े कौन से थे, तो मोबाइल मतलब लोकेशन पूछ सकता है, कोई भी और सवाल जवाब अपोजिट पार्टी से पूछ सकता है। अपोजिट पार्टी वो पुलिस ऑफिसर भी हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो ये परमिशन है दोनों भी पार्टियों को, लेकिन इसके लिए परमिशन लेना पड़ता है कोर्ट से, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, ये क्या है, तो ये क्या है? एडमिनिस्टर इंट्रोगेटरीज है। इंट्रोगेटरीज कैन नॉट बी गिवन टू अ विटनेस, ओनली टू अ पार्टी टू द सूट। इंट्रोगेटरीज कैन नॉट बी गिवन टू द विटनेस, ओनली टू अ पार्टी टू द सूट। इसमें एक पॉइंट बहुत क्लियर करना जरूरी है कि जो इंट्रोगेटरीज है कैन नॉट बी गिवन टू द विटनेस, विटनेस के साथ हम ये कर नहीं सकते। अभी मैंने क्या बोला था? विटनेस, लेकिन यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। ये इंट्रोगेटरीज कैन नॉट बी गिवन टू द विटनेस, ओनली टू अ पार्टी टू द सूट। तो ये जो इंट्रोगेटरीज है, ये हम विटनेस को के साथ कर नहीं सकते, या उसको क्वेश्चन हम दे नहीं सकते, ओनली टू अ पार्टी टू द सूट। देखो, इंट्रोगेटरीज कैन नॉट बी गिवन टू द विटनेस, ओनली टू अ पार्टी टू द सूट। इसका जो मीनिंग है वो ये है कि जो आप जो सवाल जवाब जो पूछ रहे हो, तो इसका कोई भी इंफॉर्मेशन विटनेस को देना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं मतलब देना ही नहीं। इंट्रोगेटरीज कैन नॉट बी गिवन टू द विटनेस, ओनली टू अ पार्टी टू द सूट। तो जो पार्टी विटनेस के अलावा अदर है, जैसे कि आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जैसे कि डॉक्टर है, जैसे कि वो आपके केस में जो ये है कोई भी पंच है, तो उसके अलावा आप कोई भी जो विटनेस है उसमें साक्षीदार है, इसके साथ इसको आप आपके जो क्वेश्चन है वो दे नहीं सकती कि भाई मैं कल ये पूछूंगा, मैं कल ये बताऊंगा। ऐसी कोई भी चीज आपको उसके साथ शेयर करना जरूरी नहीं है, क्योंकि केस में बदलाव हो सकता है, बराबर है ना। तो इसके साथ विटनेस के साथ आप कोई भी बात सवाल जवाब जो पूछेंगे वो दे नहीं सकते, या उसको आप बता नहीं सकते। ओके, ओनली टू अ पार्टी टू द सूट। किसके साथ हम करेंगे? जो पार्टी जो सूट में अवेलेबल है उनके साथ ही हम ये इंट्रोगेशन कर सकते हैं, ठीक है। वेन इंट्रोगेटरीज में भी डिलीवर, इंट्रोगेटरीज कब डिलीवर होती है? ओनली आफ्टर द इश्यूज आर फ्रेम इन अ सूट। जब सूट में जो इशू फ्रेम हो जाते हैं, फ्रेम मतलब वो निदर्शन में आते हैं, तो उसी वक्त क्या कर सकते हैं? ये हम डिलीवर कर सकते हैं इंट्रोगेटरीज। सवाल जवाब जो रहते प्रश्नावली या जो चौकसी सूची, वो हम क्या कर सकते हैं? उसी वक्त डिलीवर कर सकते हैं। ओनली आफ्टर द इशू आर फ्रेम इन द सूट, द पार्टी मस्ट अप्लाई टू द कोर्ट फॉर द लीव परमिशन टू द डिलीवर इंट्रोगेटरीज। तो जो पार्टी है
वो डिफेंडेंट हो सकती है, प्लेंटिफ, कोई भी पार्टी क्या कर सकती है, कोर्ट में अप्लाई कर सकती है, एक निवेदन दे सकती है, एप्लीकेशन दे सकती है, किसके लिए, फॉर लीव परमिशन टू डिलीवर द इंट्रोगेटरीज, कि कोर्ट से वो परमिशन ले, फॉर लीव परमिशन टू द फॉर लीव परमिशन टू डिलीवर द इंट्रोगेटरीज, किसके लिए, कि हमको ये इंट्रोगेटरीज क्या करना है, डिलीवर करना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। तो ये जो प्रश्नावली जो रहती है, तो एक जगह से दूसरी जगह हम भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट की परमिशन निकालनी पड़ेगी। ओके, फॉर्म द इंट्रोगेटरीज, इसके क्या फॉर्म है, देखो, दे मस्ट बी इन राइटिंग, कंडीशंस क्या है उसकी, कि इंट्रोगेटरी ये राइटिंग में होना चाहिए, मतलब अपने खुद के हैंडराइटिंग में होना चाहिए, टाइपिंग में नहीं होना चाहिए, कि भाई मैं प्लेंटिफ हूँ, मैं जो आई विटनेस है उसके साथ में कुछ इंट्रोगेटरीज, मतलब कुछ सवाल जवाब करने वाला, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो बाय हैंड होना चाहिए, बाय राइटिंग होनी चाहिए, अपने खुद के अक्षर में। इस क्वेश्चन मस्ट बी नंबर कॉन्सिक्यूटिवली, कॉन्सिक्यूटिवली। तो सभी जो क्वेश्चन है वो कैसे होना चाहिए, नंबर वाइज होने चाहिए, कॉन्सिक्यूटिवली, मतलब पहला, फिर उसके बाद दूसरा पूछूंगा, फिर तीसरा पूछूंगा, फिर चौथा पूछूंगा, ये सभी जो क्वेश्चन है वो नंबर वाइज होने चाहिए। ऐसे नहीं कि 10वां सवाल पहले, फिर 5वां सवाल, फिर 8वां सवाल, नहीं, जो क्वेश्चन आपको पूछना है उसकी यादी करना तैयार करनी पड़ेगी। वो जो क्वेश्चन आप पूछेंगे अदर पार्टी को, तो नंबर में होना बहुत जरूरी है। ओके, 1 2 3 4 5, और एक क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होना चाहिए, फिर नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके साथ क्या है, दे शुड बी कन्फाइंड टू द मैटर्स इन द क्वेश्चन इन द सूट, तो दे शुड बी कन्फाइंड टू मैटर्स इन क्वेश्चन इन द सूट, तो जो आप क्वेश्चन पूछेंगे तो वो कन्फाइंड होना चाहिए, मतलब वो रिलेटेड होना चाहिए, किसके रिलेटेड में, जो सूट आपने डाला है तो सूट के रिलेटेड में ये क्या होने चाहिए, क्वेश्चन होने चाहिए। फॉर्म इज गिवन इन द अपेंडिक्स सी ऑफ द सीपीसी, फॉर्म इज गिवन इन द अपेंडिक्स सी ऑफ द सीपीसी, तो ये फॉर्म जो है वो अपेंडिक्स में, अपेंडिक्स सी में देना बहुत जरूरी है। ओके, अब इसमें आंसरिंग इंट्रोगेटरीज है, मतलब आपने क्वेश्चन पूछा तो उसके साथ आपको आंसरिंग भी मिलेगी, मतलब दूसरे की तरफ से आपको उसका सवाल भी, जवाब भी मिलेगा। द पार्टी टू whom the interrogatories are delivered must answer each question in writing or on affidavit within the time of fixed of the court. Answer must be true and complete. If any question is objected to, the reason for the objection must be stated. तो जो क्वेश्चन आपने पूछा है तो उस क्वेश्चन का जवाब आपको डिलीवर करना बहुत जरूरी है अगली वाली पार्टी को, और जो अगली वाली पार्टी को जो क्वेश्चन का जो सवाल है वो भी कैसे देना पड़ता है, उसको राइटिंग में देना पड़ता है, ठीक है, 100 अक्षर में देना पड़ता है। और ये किस में देना बहुत जरूरी है, एफिडेविट में, यानी 100 रुपए के बॉन्ड में या 500 रुपए के बॉन्ड में, या सादे लेजर पेपर पे भी हम एफिडेविट कर सकते हैं, बट विद इन द टाइम फिक्स बाय द कोर्ट। लेकिन जो टाइम कोर्ट फिक्स करती है, 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, तो उस टाइम के बीच में या टाइम के अंदर वो जो राइटिंग है, क्वेश्चन आंसर की राइटिंग एफिडेविट के साथ, वो क्या करना, देना बहुत जरूरी है। ओके, आंसर मस्ट बी ट्रू एंड कंप्लीट। इफ एनी क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टेड टू द रीजन फॉर द ऑब्जेक्शन मस्ट बी स्टेटेड। तो क्वेश्चन जो आपने पूछे वो ट्रू एंड कंप्लीट होना चाहिए, मतलब वो सत्य होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए। इफ एनी क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टेड टू द रीजन फॉर द ऑब्जेक्शन मस्ट बी स्टेटेड। इफ एनी क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टेड, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टेड होता है, इफ एनी क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टेड टू द रीजन फॉर द ऑब्जेक्शन मस्ट बी स्टेटेड। तो कोई भी जो क्वेश्चन है अगर ऑब्जेक्टेड होता है तो उसका जो रीजन है, उसका जो कारण है वो क्या है, ऑब्जेक्शन मस्ट बी स्टार्टेड, कि ऑब्जेक्शन क्या होगा, अभी स्टार्टेड हो गया। ओके, अब ऑब्जेक्शन टू इंट्रोगेटरीज क्या है, इंट्रोगेटरीज की क्या ऑब्जेक्शन है वो अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले। देखो, ऑब्जेक्शन टू इंट्रोगेटरीज, अ पार्टी कैन रिफ्यूज टू आंसर एनी एन इंट्रोगेटरी इफ, अगर
एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को अगर सवाल पूछा तो ऐसा जरूर नहीं कि उसने मान्य करना चाहिए, उसने एडमिट करना चाहिए, वो डिनाई भी कर सकती है। अब डिनाई कौन कौन से कर सकती है देखो, a party can refuse to answer an interrogatory if पार्टी जो है वो इंटरोगेटरी को क्या कर सकती है, रिफ्यूज कर सकती है। कैसे? इट इज इरेलीवेंट और नॉट कनेक्टेड विद द केस। अगर जो क्वेश्चन इरेलीवेंट है, इरेलीवेंट मतलब जो रिलेवेंट नहीं है, जो केस के संबंधित नहीं है, नॉट कनेक्टेड विद द केस, ऐसे जो सवाल आप पूछ रहे हो कि उस सवाल का जवाब ही नहीं है, इसका मतलब वो सवाल आपने जो पूछा है तो वो हमारे इसमें नहीं है, किसमें, केस के रिलेटेड नहीं है। जैसे कि केस चालू है चोरी की और आपने पूछा खून का सवाल, तो कोर्ट क्या बोलेगा, पहले मर्डर तो होने दो, चोरी की केस में मर्डर क्यों डाल रहे हो आप, है ना। तो कोई भी केस जिसमें इररिलेवेंट एंड नॉट कनेक्टेड विद द केस, जो ऐसे जो लोग हैं जो कनेक्टेड नहीं है केस के साथ बट वो रिलेवेंट है, तो ये भी सवाल वो दे नहीं सकते और रिफ्यूज कर सकते। ठीक है। दूसरा क्या है, इट विल टेंड टू इंक्रिमिनेट द पर्सन। द पार्टी कैन रिफ्यूज टू आंसर इन द इंटरोगेटर। तो आपको दूसरा सवाल क्या है, इट विल टेंड टू इंक्रिमिनेट द पर्सन। इट विल टेंड टू इंक्रिमिनेट पर्सन, ये जो ये है वो इंक्रिमिनेट करके आते हैं। इट वुड सॉरी, इट माइक बंद करा डोगरी जी। इट विल टेंड टू इंक्रिमिनेट द पर्सन। ठीक है, लोगों को क्या, पर्सन को क्या करते हैं, इंक्रिमिनेट करते हैं। इट इज स्कैंडलस, वेक्सिशियस और ऑप्रेसिव। एक प्रकार का एक स्कैंडलस है, वेक्सेटियस है और ऑप्रेसिव है। ओके, उसके साथ इट इज प्रिविलेज कम्युनिकेशन दैट इज बिटवीन द क्लाइंट एंड द लॉयर। क्या है, इट विल टेंड टू द इंक्रीमेंट द पर्सन। नेक्स्ट है, इट इज स्कैंडलस, वेक्सेशियस और ऑप्रेसिव। एंड चौथा क्या है, इट इज प्रिविलेज कम्युनिकेशन दैट इज बिटवीन द क्लाइंट एंड द लॉयर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब उसके केस के साथ संबंधित होना चाहिए। ऐसे जो क्वेश्चन है जो संबंधित नहीं है, कैन नॉट विद द केस, केस के रिलेटेड नहीं है, तो उसको डिसमिस करते हैं। उसके साथ इट विल टेंड टू इंक्रिमिनेट द पर्सन, ये क्या करती है, इंक्रिमिनेट करने के लिए पर्सन को ये करती है। इट विल टेंड टू इंक्रिमिनेट द पर्सन। ठीक है, उसके साथ इट इज स्कैंडलस, वैक्सीसियस एंड ऑपरेसिव। ये स्कैंडलस है, वैक्सीसियस है और ऑपरेसिव है। इट इज प्रिविलेज कम्युनिकेशन, ये एक प्रकार का ये क्या है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन दैट इज बिटवीन द क्लाइंट एंड द लॉयर। किसके बीच में, लॉयर और क्लाइंट के बीच में। ओके, उसके बाद देखो कॉन्सिक्वेंस और रिफ्यूज और द फेल्यूर टू आंसर। अगर आपको कुछ सवाल अगर आपको मान्य है तो आप एडमिट कर सकते, अगर आपको कुछ सवाल अगर अमान्य है तो आप रिफ्यूज भी कर सकते हो। ओके, तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिफ्यूजल और फेल्योर एंड टू आंसर देखो, if a party fails to answer the interrogatories, consequences of the refuse or failure to answer। जब कभी कभी आप क्या कर सकते हो, रिफ्यूज भी हो सकते हो, फेल्योर टू आंसर भी हो सकते हो, है ना। तो इसके लिए फिर इफ अ पार्टी फेल्स टू आंसर द इंट्रोगेटरीज, अगर कोई भी पार्टी अगर फेल हो गई इंट्रोगेटरीज में, द कोर्ट में स्ट्राइक आउट देयर डिफेंस और क्लेम। तो कोर्ट क्या कर सकते हैं, मे स्ट्राइक आउट देयर डिफेंस और क्लेम। वो उनके जो ये है डिफेंस और क्लेम है, इसको क्या कर सकते हो, स्ट्राइक कर सकते हैं। इसकी ऑर्डर क्या है, 11 CPC। द कोर्ट में आल्सो डिसमिस द सूट इफ प्लेंटिफ डिफॉल्ट। और कोर्ट क्या कर सकते हैं, द कोर्ट में आल्सो डिसमिस द सूट। कोर्ट भी क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है कोर्ट को द प्लेंटिफ डिफॉल्ट। ओके, एग्जांपल,
Suppose A and B for recovery of the 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh alleging that B borrow the amount, B can deliver the interrogatories to the asking. तो जैसे कि A और B, A sues B for recovery, A ने B को sue किया B के लिए कि आप क्या करो, 1 लाख की रिकवरी करो. alleging that B borrowed the amount, उनके ऊपर ये एलिगेशन हुए, आरोप हो गए कि बी जो है वो अपने पैसे बुड़ाएगा. बोरो द अमाउंट. नेक्स्ट example, suppose A and B recovery of the 1 lakh, alleging that B borrow the amount. सपोज ए और बी, ये सॉरी, सपोज ए स्यूज बी फॉर रिकवरी, अगर ये बी को स्यूज करता है रिकवरी के लिए 1 लाख के लिए वो रिकवरी कर सकता है. ओके, एलिजिंग दैट बी बोरो द अमाउंट. ए स्यूज बी, ए ने बी के साथ दावा, ए ने बी के साथ दावा किया किसके लिए, रिकवरी ऑफ द 1 लाख, 1 लाख की रिकवरी हमको कलेक्ट करनी है. एलिजिंग दैट बी बोरो द अमाउंट, और ये एलिजिंग हमको करना है कि बी ने ही अमाउंट उड़ाई है. बी कैन डिलीवर द इंटरगेटर्स टू द ए आस्किंग. बी ने अपना डिलीवरी इंटरगेटरी किसके साथ किया, ए के साथ. व्हेन वाज द मनी एडवांस, आपको एडवांस कब मिलता है. व्हाट वाज एनी रिसिपेंट टेकन, कोई रिसिपेंट टेकन लेता है क्या. ओके, सो डिड यू मेंटेन इन अकाउंट बुक showing the amount. Next, B कैन डिलीवर इंटरगेटरीज टू ए आस्किंग. बी जो है वो ए के साथ इंटरगेटरी कर सकता है. नेक्स्ट, सो डिड यू मेंटेन इन अकाउंट बुक शोइंग द पेमेंट. इसका जो मीनिंग है वो हम पढ़ेंगे. सपोज ए स्यूज बी फॉर रिकवरी 1 लाख एलिजिंग दैट बी बोरो द अमाउंट. अगर सपोज ए ने बी को बी के साथ दावा किया किसके लिए, रिकवरी के लिए, एलिजिंग दैट बी बोरो द अमाउंट, और ये एलिजिंग की आरोप लग गया कि भाई 1 लाख रुपए वो एलिजिंग करेंगे. व्हेन वाज द मनी एडवांस, आपको एडवांस कब चाहिए. वाई वाज एनी रिसिपेंट टेकन, आपने कुछ रिसिपेंट टेकन लिया क्या, जैसे कोई ये रहता है टोकन, वैसे कुछ लिया क्या. व्हेन वाज द मनी एडवांस, मनी एडवांस कब हो जाती है. वाज एनी रिसिपेंट टेकन, कोई भी रिसिपेंट टेकन हो सकती है क्या. सो ये प्रकार के जो एग्जाम्पल है वो हमको लिखना बहुत जरूरी है. डिड यू मेंटेन इन अकाउंट बुक शोइंग द पेमेंट. सच आंसर मे हेल्प बी प्रिपेयर द डिफेंस. सो इंपॉर्टेंट केस लॉज है यहाँ पे, देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस लॉज. राज नारायण वर्सेस इंदिरा नेहरू गांधी 1972 ऑल इंडिया रिपोर्ट की केस है, सुप्रीम कोर्ट 1302. नेक्स्ट, दूसरा क्या है देखो. पहला एग्जांपल क्या है, राज नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी 1972 ऑल इंडिया रिपोर्ट एससी सुप्रीम कोर्ट 1302 की केस है. The Supreme Court held that the interrogatories are not limited to the facts directly in issue. तो इसके कुछ रेफरेंस केसेस है.
द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इंट्रोगेटरीज आर नॉट लिमिटेड टू द फैक्ट्स डायरेक्टली। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इंट्रोगेटरीज जो है आर नॉट लिमिटेड टू द फैक्ट डायरेक्टली, ये उनका लिमिटेड होना चाहिए फैक्ट्स। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट इज टू सेव द एक्सपेंस एंड टाइम। वो जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या करता है, एक्सपेंस टाइम और बचाता है। ओके, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल मतलब रेफरेंस केस। रेफरेंस केस है धनानी शूज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया 1980। ये धनानी शूज लिमिटेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1908 की ये पेपर है। ओके, नेक्स्ट, the court emphasized that the interrogatories should be allowed liberally to eclipse truth unless they scandal or relevant. नेक्स्ट, समरी ट्रायल। अभी हम समरी ट्रायल पढ़ेंगे। मीनिंग, इसका मीनिंग देखो क्या है। रिटर्न क्वेश्चन एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज टू गेट फैक्ट्स गवर्न बाय द ऑर्डर 11 रूल्स 1 to 11 सीपीसी। तो रिटर्न क्वेश्चन मतलब क्या होता है, मीनिंग रिटर्न क्वेश्चन एक्सचेंज, इसमें रिटर्न क्वेश्चन दिया हुआ है बिटवीन द पार्टीज टू फैक्ट्स, पार्टी के साथ साथ वो फैक्ट्स को भी भेज करते हैं। नेक्स्ट, गवर्न बाय ऑर्डर 11 रूल 1 to 11 सीपीसी। ये गवर्न किसके अंडर होता है, 11 to 12 के अंदर ये क्या करता है, गवर्न होता है। नेक्स्ट, रिटर्न क्वेश्चन एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज टू गेट फैक्ट्स गवर्न बाय द ऑर्डर 11। नेक्स्ट, हाँ तो इसका पर्पस क्या है, रिटर्न क्वेश्चन एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज टू गेट फैक्ट्स गवर्न बाय द ऑर्डर 11 रूल्स 1 to 10 से बेसिक। तो रूल्स 11 ऑर्डर 11 रूल्स 1 to 11 के सीपीसी के तहत ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये क्या करना है, एक्सचेंज करना बहुत जरूरी है बिटवीन द पार्टीज टू गेट द फैक्ट्स। और ये किसके लिए जरूरी है कि जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स हमको क्या हो सकते हैं, मालूम हो सकते हैं, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। क्या, इंट्रोगेशन। Purpose to obtain the admission, save the time, clarify disputes. Who can give either party with the court's permission, to whom only to the opposite party. तो ये जो पर्पज है, ये क्या पर्पज है, ऑब्टेन द एडमिशन। एडमिशन हमको हमारी ऐसी सेव करनी है, टाइम सेव करना है, क्लियरिफाई द डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स को क्या करना है, क्लियरिफाई करना है। ओके, हु कैन गिव आइदर पार्टी विद द कोर्ट्स परमिशन। कोई व्यक्ति पार्टी भी दे सकता है, कोई व्यक्ति ये भी कर सकता है। नेक्स्ट, हु कैन गिव आइदर पार्टी विद द कोर्ट्स परमिशन। तो ये जो इंट्रोगेशन की परमिशन है वो कौन दे सकता है आपको, कोर्ट। टू होम ओनली, टू होम सॉरी टू होम ओनली टू द अपोजिट पार्टी मस्ट बी आंसर बाय द पार्टी। तो ये क्या हो सकता है, अपोजिट पार्टी पे ये हो सकता है। नेक्स्ट, द कोर्ट एम्फसाइज दैट, कौन सी केस है, धनानी शूज वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, धनानी वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया 1980 की केस है। द कोर्ट एम्फसाइज दैट, द कोर्ट एम्फसाइज दैट इंट्रोगेटरीज शुड बी अलाउ लिबरली टू इलिक्ट द ट्रूथ अनलेस, ये हुआ था ना हमारा, ये पॉइंट डिस्क्रिप्शन चालू है क्या।
तो ये जो धनानिशु लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया 1980 की केस है वो स्टडी कर लो। तो कोर्ट एम्फसाइज दैट द इंट्रोगेटरी शुड बी अलाउ लिबरली टू एक्ली ट्रूथ अनलेस दे आर स्कैंडलस और रिलीवेंट। तो जो कोर्ट है ना वो एम्फसाइज के लिए आता है और वो बोलता है इंट्रोगेटरी शुड बी अलाउड लिबरली टू एक्ली। सो इसका जो मीनिंग है वो क्या है, देखो, रिटर्न क्वेश्चन एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज टू गेट द फैक्ट्स बिटवीन बाय द ऑर्डर 11। नेक्स्ट, हु कैन गिव आइदर पार्टी, जो कौन पार्टी दे सकता है विद द कोर्ट्स परमिशन। अनदर पार्टी, एक पार्टी दूसरे पार्टी को सुख दुख दे सकती है ना। टू होम ओनली टू द अपोजिट पार्टी, किसके साथ हो, अपोजिट पार्टी के साथ। मस्ट बी आंसर बाय द पार्टी, ये जो क्वेश्चन है वो आंसर होना बहुत जरूरी है बाय द पार्टी। नेक्स्ट, तो मस्ट बी आंसर बाय द पार्टी एंड एफिडेविट, एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के साथ अगर इंट्रोगेशन किया तो उसको रिटर्न स्टेटमेंट देना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे नहीं हुआ तो फिर एक पार्टी जो जिसने क्वेश्चन दिए उसके ऊपर लग जाती है। ओके, मस्ट बी आंसर बाय द पार्टी, मस्ट बी आंसर बाय द पार्टी ऑन एफिडेविट। तो ये जो आंसर है वो किसके ऊपर होना चाहिए, पार्टी के एफिडेविट के ऊपर। डिफॉल्ट, डिफेंस में बी स्ट्रक आउट ऑफ द सूट परमिशन, ये जो डिफेंस है वो बहुत जरूरी है। ओके, सो इन सिंपल वर्ड, इंट्रोगेशंस आर द क्वेश्चंस वन पार्टी आस्क्स द अदर in writing through the court to get the truthful information about the facts of the case, helping डिफॉल्ट डिफेंस मस्ट बी स्ट्रक आउट ऑफ द सूट परमिशन। तो इसके साथ तो डिफॉल्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये इस प्रकार से ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, मैं अभी आपकी अलविदा लेता हूँ। थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट टू एवरीबडी।